तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट पर। आई होप आप सभी एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने एग्जाम्स भी बहुत अच्छे से दे रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पहले मेरी पिछली वीडियो थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे। तो बच्चों का क्वेश्चन ये था कि मैम क्या सेम क्वेश्चन आंसर आएंगे या फिर कि जो मैंने उनको क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं क्या उन्हीं में से पूछा जाएगा। देखो बच्चों, जो इन्विजिलेटर होता है या फिर एग्जामिनर होता है जो आपके एग्जाम्स तैयार करता है वो क्वेश्चन तो सेम ही पूछता है, क्योंकि सिर्फ पैटर्न्स में चेंज आता है, क्वेश्चन वही रहते हैं। अब आपकी एक ही बुक है, इतने साल से वो एक ही बुक चली आ रही है, वही चैप्टर चले आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन को सिर्फ मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस वही रहते हैं। जैसे कि मेरा क्वेश्चन, मैंने अगर आपको क्वेश्चन कराया है कि योग क्या होती है, ठीक है, क्वेश्चन यही है। अब वो आपसे पूछ लेगा कि योग की परिभाषा बताएं, ठीक है, बस क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाएगा बट आंसर वही रहेगा। और नॉकआउट हमने फिक्चर किया था, नॉकआउट किया था, तो उसमें क्या करेंगे, वो उसमें टीम्स चेंज कर देंगे। जैसे मैंने 13 टीमों को करवाया, 12 टीमों को करवाया, तो वो आपको दे देंगे 21 टीम का करो, 25 टीम का करो, है ना। या फिर वो आपसे बोल देंगे कि मतलब फिक्चर वगैरह में कि 21-11 इन टीम्स का करो, ठीक है। तो वो टीम्स चेंज कर सकते हैं बट फॉर्मूले वगैरह वही रहेंगे और मेथड भी वही रहेगा, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है। आपको क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है कि वो क्या पूछ रहा है। एक नंबर आपका तुरंत ही चला जाएगा अगर आपने गलत आंसर दे दिया। बाकी क्वेश्चन में क्या होता है कि अगर आप उसका रेलेवेंट भी आंसर दे देते हो या फिर उसके करीब भी आंसर देते हो तो आपको आधा नंबर, एक नंबर मिल जाता है। बट इसमें अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो आपका एक नंबर चला ही जाएगा। इसलिए आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें और समझें, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा योजना का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो दबाव कम करना, दबाव तो वो कम ही करता है, तो ये तो उद्देश्य हो गया। फिर उसके बाद आता है क्रियाओं के प्रति अच्छे नियंत्रण स्थापित करना, ये भी होता है उसका। गलती होने की संभावना कम होना, ये भी। अब बच्चा निजी संबंधों में सुधार लाना, तो ये हो गया इसका आंसर। अब निजी संबंध में इसका क्या काम, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, योजना। अब योजना बनाने में हम क्या करते हैं, हम कोई भी चीज ऑर्गेनाइज करने वाले होते हैं या फिर उसको करने वाले होते हैं, उससे पहले प्लानिंग होती है, योजना। अब प्लानिंग में किसी से संबंध बनाने का तो जिक्र होता ही नहीं, क्योंकि उसको वो जो ऑर्गेनाइज हो रहा है उसके लिए काम करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, निजी संबंधों में सुधार लाना। सेकंड, योजना का लक्ष्य क्या है। योजना का क्या लक्ष्य होता है, काम खत्म करना, इवेंट में चर्चा, इवेंट को सफल बनाना, मनोरंजन करना। अब काम खत्म करना तो नहीं होता, इवेंट का चर्चा भी नहीं होता, मनोरंजन करना भी नहीं होता, तो क्या बचा, इवेंट को सफल बनाना, क्योंकि वो प्लानिंग ऐसे करते हैं और उसको फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज भी करते हैं ताकि वो जो कर रहे हैं जो भी चीज है, जरूरी नहीं वो गेम ही हो या फिर कोई भी चीज हो सकती है, जैसे डांस हो गया, कुछ भी हो गया, एनुअल डे ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना। तो जो भी चीज वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो अच्छे से हो और सफल पूर्वक हो। थर्ड क्वेश्चन, दबाव की स्थिति में गलती कम करना तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से क्या अधिक महत्वपूर्ण है, योजना। जब भी आप वर्ड सुनो दबाव कम करना, समझ लेना योजना से ही रिलेटेड है वो, तो इसका आंसर क्या हो गया, योजना। किसी विशेष पद कार्य के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति का चयन करना, यानी कि उपयुक्त व्यक्ति को चूज करना क्या कहलाता है। पहला, निर्देश। नहीं, निर्देश मतलब तो ऑर्डर देना होता है। फिर नियंत्रण, नहीं, नियंत्रण मतलब कंट्रोल करना होता है। संगठन, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मतलब बचा क्या, नियुक्तिकरण। तो इसका आंसर क्या होगा, नियुक्तिकरण। जब भी हम किसी को नियुक्त करते हैं यानी कि चुनते हैं, चूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नियुक्तिकरण। मतलब वो मेथड क्या होता है हमारा, नियुक्तिकरण, ठीक है। फिफ्थ, निम्न में से कौन सा प्रबंध समिति का कार्य नहीं है। प्रबंध समिति होती है, ठीक है, प्रबंध समिति का कार्य क्या नहीं है, ठीक है। फिक्सचर तैयार करना, ये तो नहीं है, ठीक है, मतलब ये है, फिक्सचर वो तैयार करती है कि कितने मैच होंगे, कैसे खेला जाएगा, कौन सी टीम क्या खेलेगी। मैच के लिए उपयुक्त मैच अधिकारी समूह को करना, अब इसमें लिखा है नहीं है, ठीक है। मैच को करवाना ये भी होता है। पूर्व विजेता तय करना ये नहीं होता, क्योंकि पूर्व विजेता कौन तय करता है, सर्टिफिकेट और
ट्रॉफी वाली कमेटी जो होती है, जो आपको गोल्ड मेडल वगैरह ये सब देती है, वो तय करती है कि मतलब जजेस वगैरह वो तय करते हैं कि पूर्व विजेता कौन होगा। ठीक है। सिक्स्थ, कुल मैच की संख्या नॉकआउट मैच में ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है? n-1 नहीं, n² - 1 नहीं, n ब्रैकेट n-2, ये तो बिल्कुल ही नहीं होता क्योंकि इसमें 2 आ गया, 2 तो होता ही नहीं हमारा। बचा क्या? n = n-1/2, तो इसका क्या हो गया? फोर्थ, n = n-1/2। ठीक है, आप फॉर्मूले भी याद रख सकते हो, एमसीक्यू में पूछ सकता है। टीमों के लिए नॉकआउट के आधार पर कितनी बाय दी जाएगी? कौन सी टीमों के लिए? 21 टीमों के 21 टीमों के लिए हम कितनी बाय देंगे? हम 14 बाय देंगे? नहीं। 15 नहीं। 7 नहीं। बचा 11। अब 11 बाय कैसे देंगे? 21 है, ठीक है, 21 टीम है। n = n-1 का फॉर्मूला लगाएंगे, अपॉन में 2 = कितना हो गया? 20, अपॉन में 2 10। ठीक है, अब इससे आपका जो अगला फॉर्मूला है आप वो लगा सकते हैं। अगला फॉर्मूले से आप लगाएंगे, मतलब आप हर लोअर हाफ बांटेंगे, फिर उसके बाद बाय के लिए फॉर्मूला लेंगे, फॉर्मूलेज लगाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि बाय कितने आ जाएंगे? 11। ठीक है, अब बाय प्रदान करने के लिए नियम अनुसार चौथी बाय किसे दी जाती है? ठीक है, चौथी बाय किसे दी जाएगी? निचले अर्ध की अंतिम टीम को, ऊपरी अर्ध के पहली टीम को, निचले अर्ध की पहली टीम को, ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को। कैसे? हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था कि हम बाय कैसे देते हैं। सबसे पहले हम बाय देते हैं नीचे अर्ध की लास्ट टीम को, फिर बाय देते हैं ऊपरी अर्ध की फर्स्ट टीम को, फिर बाय हम देते हैं थर्ड बाय निचले अर्ध की फर्स्ट टीम को, और देन फोर्थ बाय ऊपरी अर्ध की लास्ट टीम को। तो फोर्थ बाय हमारा कहां चला गया? लास्ट में। तो इसका काम क्या हो गया? ऊपरी अर्ध की अंतिम टीम को। ठीक है, नाइन्थ, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट वे टूर्नामेंट है जो डैश आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किए जाते हैं? कैसे आयोजित किए जाते हैं, वो ऐसे भी पूछ सकते हैं। मैंने पूछा यहाँ पे कि कहाँ आयोजित किए जाते हैं, वो आपसे पूछ लिया कैसे आयोजित किए जाते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है, बस मॉडिफाई कर दिया उसको। ठीक है, तो पहला है संस्थान की चारदीवारी के बाहर, अंतर क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर, या संस्थान की चारदीवारी के अंदर। अब इसका क्या नाम है? इंट्राम्यूरल। अब इंट्राम्यूरल का क्या अर्थ होता है? इंट्रा का मतलब होता है अंदर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? संस्था की चारदीवारी के अंदर। ठीक है, 10th क्वेश्चन, कौन सा इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि है या नहीं है, उसके बाद ही आप आंसर करोगे, क्योंकि कभी कभी हम छोड़ देते हैं कि नहीं है लिखा था या हाँ लिखा था, फिर बाद में हम देखते हैं तो हमें पता नहीं लगता कि आंसर गलत हो गया है। ठीक है, फिर 1 नंबर हमारा ऐसे चला जाता है। फिर कौन सा इंटरम्यूरल टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है? ये हुआ पहला, मनोरंजन प्रदान करने के लिए, मनोरंजन प्रदान करता है। चेस वगैरह के गेम्स होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि आपका इंटरेस्ट बने। ठीक है, आपकी जो माइंड होता है वो ज्यादा चले। ठीक है, इसके बाद समग्र विकास में मदद करने के लिए, समग्र विकास मतलब सभी का विकास में मदद करने के लिए होता है। ठीक है, विविध प्रकार के खेल और कौशल सिखाने के लिए। ऑब्वियसली जब हम चेस खेलते हैं, कोई भी इंट्राम्यूरल गेम, बैडमिंटन, टेनिस, ये सब खेलते हैं, तो हमारी रुचि बढ़ती है उसके अंदर, और जैसे ही हमारी रुचि बढ़ती है तो हम विविध प्रकार के खेल और कौशल सीखते हैं। अब उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए, ये इसका आंसर है कि उच्च प्रदर्शन प्राप्त करना ही इंट्राम्यूरल का उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि अगर उच्च प्रदर्शन प्राप्त करना ही होता तो वहां पे कोई नहीं खेलता। जब हार जाते लोग तो उनको खेलने ही नहीं दिया जाता। ठीक है, तो उच्च प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए इसका आंसर हो गया। सिक्सटी 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वयस्क को एक सप्ताह में कम से कम डैश समय के लिए तीव्र गति वाले व्यायाम करना चाहिए। 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों को कितने देर के लिए तीव्र गति वाले व्यायाम करने चाहिए? पहला आता है 60 से 70 मिनट, नहीं। 300 मिनट, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 450 मिनट, ये तो और भी ज्यादा हो गया। तो बचा गया 75 मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा? 75 मिनट। 12वां, जिस दर पर गतिविधि की जाती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, आयतन, नहीं। गतिविधि का प्रकार, नहीं। गतिविधि की आवृत्ति, नहीं। तीव्रता। अब हमारी जिस दर पर
या फिर दर मतलब गति से, कुछ भी चीज मतलब तेजी से की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, तीव्रता। ठीक है। 13th क्वेश्चन, 3 से 4 वर्ष तक के बच्चों को लगता है कितने समय तक निष्क्रिय अवस्था में होना चाहिए? कितने वर्ष मतलब कितने समय तक उनको, मतलब जैसे हम बैठ के खेलते हैं ना, तो वैसे करना चाहिए। ठीक है। 15 मिनट नहीं, ये तो बहुत कम है। 45 मिनट नहीं, 30 मिनट नहीं, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। ठीक है, तो इतना होना चाहिए। 14th, विकृति का अर्थ है, विकृति क्या होती है? शरीर की रचना नहीं, शरीर के अंगों का कार्य कुशल होना नहीं, सोचने की शक्ति में कमी आना नहीं, मांसपेशियों के आकार में खराबी। ये इसका आंसर हो जाएगा। विकृति क्या होती है? जब भी हमारे मांसपेशियों में कोई खराबी आ जाती है जिससे वो काम नहीं कर पाते हैं, या फिर जिस स्पीड से उन्हें काम करना चाहिए स्पीड से वो काम नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा, विकृति। तो इसका मतलब क्या होगा, मांसपेशियों के आकार में खराबी। 15th, कमर की हड्डियों का झुकाव आगे की ओर होता है, किस आसन संबंधित विकृति में है? पीछे का कुब्बड़ नहीं। अब इसमें क्या पूछा है, कमर की हड्डियों का झुकाव आगे की ओर। चपटे पैर, पैर का तो कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि कमर की बात हो रही है। कंधों का घुमावदार होना नहीं। आगे की कुब्बड़, इसका आंसर होगा आगे की कुब्बड़। क्यों? क्योंकि वो घुमावदार होगी है, झुक गई है। ठीक है। अब चपटे पैर होने का क्या कारण है? चपटे पैर मतलब फ्लैट फुट होने का क्या कारण है? पैरों की मांसपेशियां कमजोर होना नहीं, सही प्रकार के जूते और अत्यधिक भार नहीं, स्वस्थ मांसपेशियों का होना नहीं। इसका आंसर है 1 और 2 बोथ। पता है क्यों? क्योंकि जब भी हमारे मांसपेशियां कमजोर होते हैं ना पैरों की, तो वो उसी चीज में ढलने लग जाते हैं जिसमें हम उसको ढालते हैं। जैसे अगर मेरे हाथ के फिंगर्स की मांसपेशियां बहुत अच्छी हैं, बहुत मजबूत है, तो उसको पता है कि मेरी एज के अनुसार उसको कैसा होना चाहिए। ठीक है। सही प्रकार के जूते ना पहनना, चप्पल ना पहनना, जो हील्स पहनती हैं लेडीज, उनको भी जल्दी से ज्यादा मतलब ज्यादा चांसेस होते हैं फ्लैट फुट होने के। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 2 बोथ। 17वां, खेल महिलाओं के लिए सामाजिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि यह निम्नलिखित का विकास करता है। किस चीज का विकास करता है? आक्रामकता का नहीं, तनाव का, डिप्रेशन का नहीं, एकांत का नहीं। तो क्या बचा? नेतृत्व का। नेतृत्व का हमारा विकास करता है। अब आप ये देखोगे 3 ऑप्शन ये है, मेरे को पता है नेगेटिव वे में बोला जा रहा है, आक्रामकता, तनाव, एकांत। बचा क्या? चौथा ऑप्शन। अगर मेरे को आंसर नहीं आता तो मैं उस ऑप्शन पे लगाऊंगी जो पॉजिटिव हो। ठीक है। 18, खेल में महिलाओं की भागीदारी में मनोविज्ञान लाभ में शामिल है। सहयोग यानी कि सपोर्ट नहीं, शारीरिक स्वस्थता नहीं, संचार नहीं, भावनात्मक नियंत्रण यानी कि इमोशनल कंट्रोल। जब तक वो इमोशनली कंट्रोल्ड है वो अच्छा गेम प्ले करेंगे, अच्छा खेलेंगे। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? भावनात्मक नियंत्रण। 19th, प्रथम रजोदर्शन है। प्रथम रजोदर्शन क्या होता है? आखिरी मासिक रक्तस्राव यानी कि आखिरी टाइम का पीरियड नहीं, अनियमित रक्तस्राव, जो भी अनइक्वल पीरियड्स होते हैं या टाइम पे नहीं होते हैं या डेली होते हैं तो वो। ठीक है। नियमित रक्तस्राव नहीं, पहली बार मासिक रक्तस्राव यानी कि पहली बार पीरियड्स का आना क्या कहलाता है? हमारा प्रथम रजोदर्शन। ठीक है। प्रथम आ गया तो पहले ही आएगा। ठीक है। 20, महिला तथा किशोरियों में प्रति कितने दिन तक अंतराल पर मासिक धर्म होते हैं? कितने दिन के अंतराल पर होने चाहिए? 10-15 दिन, ये बहुत कम है। 15 से 20, 5 से 10 नहीं, 21 से 35 दिन तक। अगर आपके 21 से 35 दिन तक हो रहे हैं तो वेरी गुड। अगर उससे ज्यादा मतलब 37 तक हो रहे हैं तब भी ठीक है, पर अगर उससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और अगर 21 से कम समय ले रहा है तब भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है। 20 हमारा हो गया। 21, असामान्य मासिक धर्म की परिभाषा। सामान्य मासिक धर्म की परिभाषा क्या होती है? हीमोग्लोबिन की कमी नहीं, मासिक रक्तस्राव में देरी नहीं, अतिरिक्त हीमोग्लोबिन नहीं, अनियमित मासिक रक्तस्राव यानी कि अनियमित रूप से पीरियड्स होना, अनियमित पीरियड्स होना। ठीक है। बिना टाइम के, तो क्या हो जाएगा? वो असामान्य मासिक धर्म, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी हो ही जाती है हमें। ठीक है। मासिक रक्तस्राव में कभी कभी देरी भी हो जाती है, 35 से 37 मैंने बताया जैसे कि। ठीक है। अतिरिक्त हीमोग्लोबिन तो अच्छी बात है अगर ज्यादा हीमोग्लोबिन तो क्या बचा? अनियमित मासिक रक्तस्राव। 22, निम्न में से कौन से खिलाड़ी को भोजन संबंध विकार होने के अधिक खतरे हैं? भैरोटोल्क, बॉक्सर, तैराक। उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि कोई ऐसी स्पोर्ट नहीं है जिसमें जो भी प्लेयर है उसको भोजन संबंधित विकार ना हो।
अगर वो अपने डाइट से कम डाइट ले रहे हैं तो उसको विकार होगा ही भोजन संबंधी। तो वो कोई सा भी प्लेयर हो वो सब ही उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि बहरोटोलक, बॉक्सर, ठीक है, तैराक, ये सब हो गए। 23वां क्वेश्चन, कौन सा आसन विश्राम के लिए है? कौन सा आसन विश्राम के लिए होता है? मकर आसन नहीं, अर्धचक्र आसन नहीं, ऊपर के सभी नहीं। क्या होता है? भद्रासन, ठीक है। आपको ये आसन भी याद रखने पड़ेंगे ताकि उसने एमसीक्यू में पूछा तो आपका सिट्टी गुल ना हो, ठीक है। 24, अर्धचक्र आसन में कौन सी सही मुद्रा है? अर्धचक्र आसन में कौन सी सही मुद्रा होती है? खड़े होने की स्थिति में पीछे की ओर झुके, खड़े होने की स्थिति में आगे की ओर झुके, ये तो होती ही नहीं है। बैठने की स्थिति में जोड़ी उठी हुई, लेटने की स्थिति में सर और पैर उठे हुए, नहीं। खड़े होके हम ये करते हैं तो लेटना बैठना तो आएगा ही नहीं, तो खड़े होने की स्थिति में पीछे की ओर पीठ झुके, ठीक है, पीछे की ओर झुकना, ठीक है। 24, ऐसा कौन सा आसन है जिसमें पीठ नहीं झुकी होती? भुजंगासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, ये तो होता ही है। ताड़ासन, ताड़ासन में हमारी पीठ नहीं झुकी होती, ठीक है। पीठ का झुकना मतलब जब हम उसको बेंड करते हैं, चाहे आगे करें चाहे पीछे करें, बट ताड़ासन क्या होता है? हम अपनी हाफ बॉडी को बेंड करते हैं, ठीक है। 25, पैरालंपिक खेलों का कार्यालय कहाँ है? पैरालंपिक खेलों का कार्यालय कहाँ है? पेरिस में नहीं है, यूरोप में नहीं है, डेनमार्क में नहीं है, जर्मनी में, ठीक है। पैरा ओलंपिक का पूछा उसने, पैरालंपिक का, ओलंपिक्स का नहीं पूछा। ओलंपिक्स का कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। पैरालंपिक्स का कहाँ है? जर्मनी में, ठीक है। याद रखना वो कौन सा वर्ड बोला, डेफ ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स, क्या बोल रहा है वो। डेफ ओलंपिक्स खेलों की शुरुआत कब हुई? 1947 नहीं, इसमें तो हमारा देश आजाद हुआ था। 1990 नहीं, 2001 नहीं, 1924, ये याद रखना, 1924 में किसका हुआ था? डेफ ओलंपिक्स का। 27, बाहरी कर्णवृत्ति प्रत्योपन किन खेलों में प्रयोग नहीं किया जाता? ठीक है, बाहरी मतलब बाहरी लोग जो हो जाते हैं और जो होता है ना यूज, तो वो कहाँ नहीं किया जाता है? विशेष ओलंपिक भारत में नहीं, एशियाई खेलों में नहीं, इसमें तो होता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों में भी नहीं, डेफ ओलंपिक्स में। डेफ ओलंपिक्स में क्या यूज नहीं किया जाता? भारी कर्णवृत्ति प्रत्योपन, ठीक है, यानी कि बाहर जो गेम्स खिलाए जाते हैं वो नहीं किया जाता। स्प्रिंट इन मोशन, स्प्रिंट इन मोशन किसका आदर्श वाक्य है? किन खेलों का आदर्श वाक्य है? विशेष ओलंपिक भारत का नहीं, राष्ट्रीय मंडल खेलों का नहीं। ओलंपिक जहां पे आ जाते हैं तो समझ लेना सिर्फ ओलंपिक्स के ही ये वाक्य होते हैं मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है। फिर डेफ ओलंपिक्स नहीं, डेफ ओलंपिक्स का भी नहीं है। पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स का है स्प्रिंट इन मोशन, ठीक है। क्या है स्प्रिंट इन मोशन? क्या है इनका आदर्श वाक्य? किसका? पैरालंपिक्स का। 29, बंदूक या सीटी का प्रयोग कौन से खेल में नहीं किया जाता? यहाँ तो सीधा लिख दो डेफ ओलंपिक्स। पता है क्यों? क्योंकि वो सुन नहीं सकते, तो बंदूक और सीटी का वहां प्रयोग नहीं होता, ठीक है। वहां पे उन्हें कार्ड्स दिखाए जाते हैं या फिर झंडा फहराया जाता है, तब जाके वो जो भी होता है वो यूज करते हैं। थर्टीथ, विशेष ओलंपिक से जुड़ी ग्रुपिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विशेष ओलंपिक्स जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं उससे जुड़ी ग्रुपिंग प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समूहन नहीं, वर्गीकरण नहीं, वर्गीकरण मतलब बांटना होता है, सवर्गीकरण नहीं होता, विभाजन, विभाजन मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। पैरालंपिक में वर्गीकरण में उपयोग किए जाने वाला पहला चरण कौन सा है? ठीक है, अवलोकन नहीं, कार्य मूल्यांक नहीं, प्रतियोगिता नहीं, चिकित्सा मूल्यांक। चिकित्सा मूल्यांक मतलब कि वो पहले चेक करते हैं कि जो जो पैरामीटर उनको चाहिए, ठीक है, स्पेशली पीपल में, स्पेशली पीपल में जो पैरालंपिक में खेलेंगे, क्या वो उस पर खड़ा उतर रहा है, क्या उसके पास वो सब है, क्या वो सच में ही स्पेशल चाइल्ड है या फिर स्पेशल प्लेयर है जो वो पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। तो वो 32, शिक्षा का अधिकार निम्न आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। कितने वर्ष के आयु को करता है? 5 से 6 वर्ष नहीं, क्योंकि 6 तक होता है, सॉरी 8 तक होता है। 10 से 12 वर्ष नहीं, 2 से 7 वर्ष नहीं, 6 से 14 वर्ष। बुक में 6 से 14 वर्ष है, बट अब 5 से 14 है, ठीक है। तो अब
बोलोगे कि मैं 5 से 14 लगाऊंगा या 6 to 14, तो आपकी बुक में जो नई बुक्स है उसमें 5 to 14 है, पुरानी बुक से 6 to 14 है, आप उसके हिसाब से लगा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी बुक में 5 to 14 है तो 5 to 14 लगाना, 6 to 14 है तो 6 to 14 लगाना। 33, इनमें से कौन सा समग्र स्कूल होगा, ठीक है। अलग अलग कक्षाओं के लिए अलग अलग कक्षाओं के साथ मुख्य धारा का स्कूल। समग्र स्कूल मतलब इंटीग्रेटेड, जिसमें स्पेशल बच्चे भी पढ़े और नॉर्मल बच्चे भी पढ़े, ठीक है। मुख्य धारा के लिए और विकलांग बच्चों के लिए अलग स्कूल नहीं, इनमें से कोई नहीं। नहीं, अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग बच्चे बिठाना नहीं होता, क्योंकि हमें इंटीग्रेटेड चाहिए ना कि स्पेशल लेवल वाला भी वहीं बैठे और नॉर्मल भी वहीं बैठे, ठीक है। मुख्य धारा के लिए नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। विभिन्न क्षमताओं के लिए समान कक्षा वाला मुख्य विद्यालय, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विभिन्न क्षमताओं के लिए समान कक्षा वाला मुख्य विद्यालय, जिसमें सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो उनके हिसाब से। 34, अधिकतम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है किस चीज से, वनस्पति तेल से नहीं, मछली से नहीं, सूखे मेवे से नहीं। हमने पढ़ा था कि ये सारी चीजों से हमें अधिकतम कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, हमें किससे मिलता है, साबुत अनाज से, जैसे गेहूं, चावल, दाल, इन सब से, ठीक है। तो किससे मिलता है, साबुत अनाज से। 35, प्रोटीन के स्रोत में शामिल है आलू, इसमें तो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट में आता है। पालक नहीं, इससे आयरन मिलता है हमें। खीरा नहीं, इससे पानी मिलता है हमें। तो बचा क्या, मछली। तो मछली हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन का स्रोत। जो भी नॉन वेजिटेरियन चीज है वो हमारे प्रोटीन का स्रोत होती है, तो आप उसको प्रोटीन में ही डालेंगे, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट और वसायुक्त भोजन क्या है, आलू टमाटर नहीं, आलू टमाटर स्टार्च में आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में आ जाएंगे। चावल और दाल भी कार्बोहाइड्रेट में आ जाएगा। टमाटर और बादाम आ जाएगा हमारा प्रोटीन के अंदर, और ब्रेड और मक्खन आ जाएगा हमारा किसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों के अंदर, ठीक है। क्या क्या, ब्रेड और मक्खन। 37, संतुलित भोजन किसके लिए आवश्यक है, संतुलित भोजन किस चीज के लिए आवश्यक है, बीमारी से बचाव के लिए हाँ, पोषण की पूर्ति के लिए हाँ, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हाँ। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, सभी के लिए। 38, मैक्रो मिनरल का उदाहरण है, मैक्रो मिनरल्स होते हैं उनका क्या उदाहरण है, तांबा नहीं, आयोडीन नहीं, लोहा नहीं, क्योंकि ये मैक्रो नहीं होते। फॉस्फोरस होता है हमारा माइक्रो, क्योंकि वो हमें कम मात्रा में नीडेड होता है, ठीक है। शरीर के विकास, ऊर्जा और रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ है, कैलोरीज नहीं, कैलोरीज हमारी अगर बढ़ती है तो हमारे अंदर फैट भी बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, वसा भी नहीं। पोषक तत्व, पोषक तत्व हमारे लिए नीडेड होते हैं, हमें एनर्जी देने के लिए और हमारे शरीर के रखरखाव के लिए। अगर हम पोषक चीज नहीं खाएंगे तो हम एक्टिव कैसे रहेंगे, एनर्जी से कैसे भरे रहेंगे और हमारे शरीर का रखरखाव कैसे होगा। 40, BMI यानी कि BMI इंग्लिश में बॉडी मास इंडेक्स 30 किस श्रेणी में आता है, यानी कि BMI 30 किस श्रेणी में आता है, मोटापा 2 नहीं, आंतरिक भार नहीं, स्वस्थ वजन नहीं, मोटापा 1 में। अब मोटापा 1 में क्या होता है कि मोटापा 2 में 30 मतलब 40 प्लस आते हैं, ठीक है। जो ज्यादा ही फैटी होते हैं, अपनी एज के अनुसार ज्यादा फैटी होते हैं, उनके अंदर आता है। तो क्या आ जाएगा, मोटापा। डाइटिंग के क्या नुकसान है, शरीर के वजन में कोई परिवर्तन नहीं, नहीं शरीर वजन में परिवर्तन आता है, हम पतले होते हैं। शरीर में आंतरिक भार नहीं, शरीर में वजन की कमी नहीं। आवश्यक आहार प्राप्त ना करना, डाइटिंग के हमने क्या पूछा है, नुकसान, कि हमें आवश्यक पदार्थ जो हमारी बॉडी को नीडेड है, हमें चाहिए अपनी डेली लाइफ का काम करने के लिए, डेली लाइफ की एनर्जी प्राप्त करने के लिए, हम वो ही नहीं लेते। तो क्या, आवश्यक आहार प्राप्त ना होना। इस वजह से हम लेजी लेजी भी फील करते हैं, ठीक है। इसलिए वो बोलते हैं जब हम डाइटिंग करते हैं तो हेल्दी खाना खाना चाहिए, जितना भर के हम खा सकते हैं उतना। 42, गतिविधियों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, वसा नहीं, पानी नहीं, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट। हमने पढ़ा था ना कि अगर हमें दिन कार्य करना तो हमें कार्बोहाइड्रेट नीडेड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। सर दर्द, उल्टी, पेट दर्द, दस्त के लक्षण क्या है, परहेज नहीं, विषाक्त भोजन नहीं, विटामिन की कमी नहीं, खाद्य असहनता। अब हम खाद्य अच्छा नहीं कर रहे, हम खाना अच्छा नहीं खा रहे, ठीक है। अब हमारे अब मैं डेली फास्ट फूड खाती हूँ, ठीक है। मैं डेली फास्ट फूड खाती हूँ, तीनों टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, जितनी भी टाइम आप खाना चाहो, डेली खा रहे हो आप उसको, तो आपकी बॉडी में एक ना एक दिन उसका रिएक्शन होगा, ठीक है। हर चीज का रिएक्शन होता है। जैसे अगर हम हेल्दी फूड खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन होगा, हम हेल्दी बनेंगे, हमारी एनर्जी बहुत मिलेगी, है ना, हम एक्टिव रहने लग जाएंगे, लेजीनेस चली जाएगी। बट अगर हम नहीं खा रहे, हम फास्ट फूड खा रहे रोज, तो क्या होगा, असंतुलित हो जाएगी हमारी बॉडी, ठीक है। कुछ ना कुछ रिएक्शन वो छोड़ेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, खाद्य असहनता।
44, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील होता है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील होता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये ना पानी में घुलनशील होता है और ना खाने में मीठा होता है। प्रोटीन तो आएगा ही नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। साधारण कार्बोहाइड्रेट पानी में घुलनशील होता है और खाने में मीठा भी होता है। 45, योग सूत्र की रचना किसने की? अब योग सूत्र की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने नहीं, रामदेव ने नहीं, वाल्मीकि ने नहीं, महर्षि पतंजलि ने। वेद व्यास ने महाभारत की थी, रामदेव जी अभी भी हैं, और वाल्मीकि ने हमारी की थी रामायण की। किसकी? रामायण की। और महर्षि पतंजलि ने योगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इन तीनों ने नहीं की तो आप जिसको चौथा मानते हो उसमें टिक कर दो, पर महर्षि पतंजलि आपको याद होना चाहिए क्योंकि 11th में भी था। 46, योग के कितने अंग होते हैं? योग के कितने अंग होते हैं? 4, 6, 7 या 8? 4 अंग तो नहीं होते योग के, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा है कि यम होता है, नियम होता है, फिर उसके अलावा कपाल भाती हो गया, प्राणायाम हो गया, 4 दिन योग और इसके अलावा भी एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, मेडिटेशन वगैरह ये सब। तो 4 तो नहीं होते, 6 भी नहीं होते, 7 भी नहीं होते, तो बच्चे क्या 8। अब 8 कैसे होते हैं? 4 हमारे वो हो गए, उनके सब पार्ट भी होते हैं, तो 8 हमारा ऐसे माना जाता है। ठीक है। 47, योगासन जो हम पीठ दर्द में नहीं कर सकते। पीठ दर्द में हम कौन सा योगासन नहीं कर सकते? पवन मुक्त आसन, ताड़ासन, कपालभाति या गोमुख आसन? गोमुख आसन हम पेट दर्द में नहीं कर सकते, क्योंकि गोमुख आसन एक ऐसा आसन होता है जो हम कंधे, पीठ और नी के दर्द में बिल्कुल नहीं कर सकते, या फिर इनसे जुड़ी बीमारियों अगर हमें है तो हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो इंजरी को और बढ़ा सकता है हमारी। ठीक है। 48, ओलंपिक कितने सालों बाद करवाया जाता है? ओलंपिक के साल होते हैं, कितने सालों बाद करवाया जाता है? 7, 9, 2, 4। इसका आंसर है 4। अभी जैसे पेरिस में हुआ, इससे 4 साल पहले कहाँ हुआ था? टोक्यो में। अब 4 साल बाद कहीं और होगा। ठीक है। अब 49 क्वेश्चन, 1 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? 7 से 8 घंटे नहीं, 7 से 8 घंटे तो हमारी नींद होती है। ठीक है। 9 से 10 घंटे नहीं, 9 से 10 घंटे 5 से 10 वर्ष तक के बच्चों के अंदर होती है। 17 से 18 घंटे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है। 14 से 17 घंटे यानी कि 14 से 17 घंटों तक की नींद उन्हें लेनी चाहिए। छोटे बच्चों को वैसे सोने देना चाहिए, हमें तो 7 घंटे की नींद भी काफी होती है, आपको भी 7 घंटे की नींद काफी है। इनमें से कौन सा आसन संबंधित विकृतियां नहीं है? आसन संबंधित मतलब जो भी हमारा पोस्चर होता है उससे संबंधित। ठीक है, जैसे कि नौकनी भी हमारा आसन संबंधित है, इसमें आगे की ओर घुटने मुड़ जाते हैं भीतर की ओर। ठीक है। गोल कंधे, राउंड शोल्डर वो भी है जब आगे की ओर कंधे झुक जाते हैं। चपटे पैर भी है हमारे पोस्चर से रिलेटेड। अब पोस्चर से रिलेटेड कैसे है? अब हमारी नौकनी है तो हम ढंग से भाग नहीं सकते। ठीक है। हमारे राउंड शोल्डर है तो हम झुके हुए रहेंगे, हमारा पोस्चर झुका हुआ रहेगा हमेशा, और फ्लैट फुट है तो हमारे पैर चपटे रहेंगे। ठीक है। तो बच्चा क्या? सर दर्द तो हमारा पोस्चर से रिलेटेड नहीं होता, वो तो ऐसे भी हो जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सर दर्द। तो यहीं तक थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वो आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, बस उसको मॉडिफाई करके, क्योंकि चैप्टर्स वही हैं और क्वेश्चन आंसर भी वही है और पूरे टॉपिक भी वही है, तो वो कितने ही क्वेश्चन मॉडिफाई कर लेंगे, और वही कब से चला आ रहे हैं, तो वो सिर्फ मॉडिफाई करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपके सेम रहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, बस अपना अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से तैयारी करके जाना। ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में।